अस्सलाम वालेकुम, हेलो और वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब अल हसनैन। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें कल दूसरे मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी और ये बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला होगा सेंचुरियन में। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे और फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ भी हमारे साथ हैं। लेकिन आज की बड़ी डेवलपमेंट आप सबको पता ही होगा सुबह से कि पाकिस्तान के रेड बॉल कोच टिम नीलसन उनको उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया। और उसके बाद अब खबरें ये आ रही हैं कि इस सिचुएशन पर जो हमारे हेड कोच हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और उन्होंने ये कहना है उनका कि वो साउथ अफ्रीका के दौरे पर नहीं जा रहे। हमारे साथ आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब भी होंगे, उनसे हम बात करेंगे। शाहिद साहब, कैसा देख रहे हैं इस सिचुएशन को? शाहिद हाशमी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अब आई आपकी आवाज। जी, तो ये जो सिचुएशन है, पहले टिम नीलसन वाला डिसीजन उनको उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया। अब ये खबरें आ रही हैं कि जेसन गिलेस्पी ने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया है टेस्ट सीरीज के लिए। से बताइएगा कि जेसन गिलेस्पी की इनकार की वजह क्या है? देखिए, जेसन गिलेस्पी उस पहले टेस्ट मैच के बाद से इंग्लैंड मुकाबला पाकिस्तान, जब पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 47 रन से शिकस्त हुई थी, उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी अक्लमंदी से ओवरहॉल किया पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस और अगले दोनों टेस्ट जीते। तो उस वक्त से फ्रस्ट्रेटेड थे कि मुझसे सिलेक्शन का ये इख्तियार क्यों छीन लिया है। फिर वो चले गए ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टीम के साथ और उन्हें व्हाइट बॉल का भी इजाफी चार्ज दे दिया गया। फिर उनसे जब व्हाइट बॉल का इजाफी चार्ज लेकर आकिब जावेद को इंटरिम कोच बना दिया तो वो यकीनन फ्रस्ट्रेटेड थे। फिर अब टीम नीलसन का जो उनके असिस्टेंट थे उनका माहिदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तजदीद नहीं की, तो वो काफी फ्रस्ट्रेटेड थे और आज उन्होंने ये फैसला किया कि वो साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन जराए यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास तो उनकी बातचीत पहुंच गई है गिलेस्पी की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लेगा, जिस तरह के गैरी कर्स्टन का किया था। लेकिन शाहिद साहब, ये गैरी कर्स्टन और फिर उसके बाद अब जेसन गिलेस्पी, ये आपको नहीं लगता कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज बड़ा खराब जा रहा है? बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लोगों को 2 साल के लिए कोच बनाया था, गैरी कर्स्टन को भी, जेसन गिलेस्पी को भी। गैरी कर्स्टन कुछ सिलेक्शन के मामलात में ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहे थे, उनको ज़्यादा पावर चाहिए थी सिलेक्शन के मामलात में, जो सिलेक्शन कमेटी ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद वो भी अक्टूबर में रिज़ाइन कर गए थे। 8 माह बाद दोनों कोच फारिग हो चुके हैं, तो पाकिस्तान को शायद ये गैर मुल्की कोच रास नहीं आ रहा है। और अब आपको ज़ाहिर गैर मुल्की कोच इसलिए भी, बड़े गैर मुल्की कोच इसलिए भी नहीं मिलते कि वो इतनी लीग्स में कर रहे होते हैं, तो आपको बड़े कोचेस मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और अब ये दोनों फारिग हो गए तो पाकिस्तान को रिलाई करना पड़ेगा अपने लोकल प्लेयर्स पर। अपने पाकिस्तान के पास भी अच्छे खासे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छे कोच साबित हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। अब बढ़ते हैं अब्दुल रऊफ साहब की तरफ। रऊफ, शुरुआत तो हमें ज़ाहिर है T20 सीरीज से करनी थी, लेकिन इस स्टोरी पर क्या कहते हैं टिम नीलसन का जाना और फिर साथ साथ अब जेसन गिलेस्पी के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं? लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक विजन होना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। जब बार बार की चेंजिंग होती है, चेयरमैन की चेंजिंग, मैनेजमेंट की चेंजिंग, ये कोई अच्छे या पॉजिटिव इनके कोई असरात आपकी क्रिकेट पे पड़ नहीं रहे। आप देखेंगे चैंपियन ट्रॉफी का भी आपका मसला इसीलिए बता हुआ है कि जो पास्ट में आपके क्रिकेट बोर्ड से कोई अच्छी क्लियर कट पॉलिसी दे नहीं सके, ना बना सके हैं। बार बार वो इंडिया को उन्होंने ऑब्लाइज भी करते रहे, वर्ल्ड कप खेलने के लिए वहां भी जाते रहे, एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल पे करवाया, फिर आपने उनको दिखने के लिए वोट भी दिया, मगर आप उसमें वापसी पे कुछ ले नहीं सके। इसी तरह अगर आप कोचिंग का मसला भी देखें तो उसमें देखें कि अगर आपने कोई कोच रखना तो एक पॉलिसी पे रखे ना। अगर या तो आपने 20 साल से अपना ये जो आप कोचिंग प्रोग्राम चला रहे थे तो वो इस काबिल नहीं था उससे कोई एक बंदा भी डेवलप किया हो, क्योंकि अगर एक भी बंदा कोई डेवलप किया होता तो वो किसी फॉरेन टीम की बाहर जाकर कोचिंग कर सकता था। मगर आपका कोई बंदा, क्योंकि उसकी एजुकेशन ही इतनी नहीं कि वहां पे जाके कोच कर सके, फिर मजबूरन आपको जो बड़े नाम है उसको हायर करना पड़ता है वहां पे जाके। तो फिर जब हायर करते हैं तो तभी आपकी पॉलिसी कोई नहीं होती है। आपने मिकी आसफ को हायर किया, पता नहीं किन वजूहत की बिना पे हायर किया। पहली दफा क्रिकेट की वर्ल्ड में देखने में आया कि ऑनलाइन कोचिंग हो रही है, हम इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की टीम यहाँ पे और ऑनलाइन कोचिंग करवा रहे हैं। फिर वर्ल्ड कप में उनको सेलेक्ट कर दिया गया वर्ल्ड कप के बाद, और उसके बाद फिर जब कोई भी नहीं आ रहा था तो गैरी कर्स्टन जैसा हाईली रेप्यूटेड कोच पाकिस्तान आया, जिसकी ना सिर्फ क्वालिफिकेशन की पूरी दुनिया या उसके बारे में बताया, बल्कि उसने जो कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया हुआ है।
कोचेस बहुत ज्यादा उसने दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाए हैं और एक नई अपना उनका जिद्दत था तरीके में, मगर हुआ उनके साथ क्या कि जब आपने अमेरिका में पाकिस्तान की टीम भेजी जिसको वाब रियाज और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया था, वो बेचारे गैरी क्रिस्टन के सर पे सौंपी गई। उसमें हुआ क्या कि वो आपके बंदे बैठे बैठे रिटायर्ड होके 2-2 साल से वो टीवी पे बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट को बुरा भला कह रहे थे, रिटायर्ड प्लेयर, आपने उनको भी पाकिस्तान टीम में डाला, आपने जो अनफिट प्लेयर थे उनको भी पाकिस्तान टीम में डाला, और कोई बंदे ऐसे थे जो कोई भी जो क्राइटेरिया था सिलेक्शन का वो पूरा नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद वो पाकिस्तान टीम में आया और सारा का सारा मलबा आपने गैरी क्रिस्टन पे डाला। फिर उसके बाद चैंपियंस कप हुआ, चैंपियंस कप में गैरी क्रिस्टन साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठे, उन्होंने आगे अपनी पूरी मुशावरत दी, उन्होंने पूरा चैंपियंस कप देखा, उन्होंने बताया कि ये टीम होगी, मगर एक महीने के बाद, एक महीना भी नहीं गुजरा था, इंग्लैंड की सीरीज हुई और आपने कहा जी ना तो आप सिलेक्शन पैनल में बैठ सकते हैं ना आपकी मर्जी की सिलेक्शन। कंसिस्टेंसी चाहिए पाकिस्तान को हर चीज में। जैसे हम प्लेयर्स की बात करते हैं कि इनको मौका देना चाहिए, जब आप किसी को लाते हैं तो फिर आपको उसको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने हिसाब से चीजों को चलाने के लिए। ये बिल्कुल देना चाहिए। आप देखें ना कि जैसन गिलेस्पी जैसा भी आप कोच रहे हैं तो वो भी आपके साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरी अपनी एक टीम लेकर आते हैं। जिस तरह गैरी क्रिस्टन लेकर आए थे, सारी उनकी टीम चली गई, उन्होंने टीम नेल्सन वहाँ पे डायरेक्टर थे साउथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, वहां से उनको छुड़वा कर यहाँ पर पाकिस्तान में लाया गया और फिर आपने बगैर वजह के उनको थोड़े अरसे के बाद 2-3 महीने के बाद पैक कर दिया। फिर देखेंगे कि हाईली रेप्यूटेड आदमी है जैसन गिलेस्पी भी, वो कैसे सर्वाइव कर सकते थे जब आप उनकी टीम भी साथ ही रखेंगे। बिल्कुल सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट में ये आ रहा है कि जो आप हेड कोच बनाते हैं पाकिस्तान टीम का और जो पाकिस्तान के लोकल कोचेज में से कोई आप अपॉइंट करते हैं हेड कोच पे, वो हेड कोच की क्वालिफिकेशन हेड कोच के म्यार पे और जो एडवर्टाइज आप पोस्ट करते हैं उससे किसी सूरत भी उसका कोई एक भी पॉइंट वो फिलअप नहीं कर रहा होता किसी भी बेस पे। और दूसरा आपके सामने करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग रऊफ, ये हमारे कोचेस कम्स विद अ लॉट ऑफ बैगेज, इनके अपने भी इश्यूज होते हैं। दूसरा पसंद नापसंद भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये कहना कि फॉरेन कोच नहीं चलता और लोकल कोच सही रहेंगे, ये भी गलत है। ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि मैंने जेफ लासन के अंडर काम किया, वो हाईली रेप्यूटेड कोच था, इंटेलेक्चुअल था, पढ़ा लिखा आदमी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, किसी भी नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था, मगर उसको जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट से फारिग कर दिया गया वो बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक था। लॉबी बना के हमारे पास प्लेयर्स ने जिसकी अपनी क्वालिफिकेशन उसको मीट नहीं कर रही थी, उसकी कोचिंग क्वालिफिकेशन को, उन्होंने उसको लागू बना के उसको पाकिस्तान क्रिकेट से चलता किया, आउटस्टैंडिंग किस्म का कोच था। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है कि श्रीलंका से लेके सिडनी टेस्ट और फिर 2010 का जो इंग्लैंड की सीरीज थी उसमें जो मैच पड़ा उससे पूरे पाकिस्तान की बदनामी हुई है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट जगह सही का बायस बनी है। बिल्कुल ठीक है। मूविंग और अब जल्दी से हम बढ़ते हैं सेंचुरियन की तरफ, जहां मुकाबला होगा दूसरे टी। आपको सबको पता है कि जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है, लेकिन ये ग्राउंड जो है ना वो पाकिस्तान के लिए बड़ा लकी है, पसंदीदा ग्राउंड है। यहाँ पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से T20 मैच नहीं आ रहा है, अच्छा होना चाहिए और सुस्त बैटिंग नहीं चलेगी। तो इस पर हम आके बात करते हैं ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ Glad to have you back once again to Sports Room. हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ भी हैं प्रोग्राम में, और अभी बात हो रही थी सेंचुरियन के दूसरे T20 इंटरनेशनल के हवाले से। तो रऊफ मुझे बताइएगा, जो पाकिस्तान ने पहले मैच में गलती की, हम बार बार वही बात करते हैं कि वो सेम रिपीट हो रही है कि आप वही दोनों ओपनर्स जाते हैं। चलें बाबर की तो फॉर्म नहीं है, लेकिन रिजवान जिस तरह से शुरू में इतना स्लो खेल देते हैं कि एंड में वो अपने आप को उस पोजीशन से बाहर ही नहीं निकाल पाते और सामने वाले प्लेयर पर भी प्रेशर आ रहा होता। कैसा देखते हैं? देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसमें दो चीजें हैं, या तो शफलिंग करें अपनी पोजीशन के अंदर या फिर अपना स्ट्राइक रेट को एडजस्ट करें, और दोनों चीजें अनफॉर्चुनेटली देखने में नहीं आ रही हैं। और बहुत ही सीजनल प्लेयर हैं पाकिस्तान से, सारे फॉर्मेट भी खेल रहे हैं काफी हफ्ते से कंसिस्टेंटली, पाकिस्तान की टीम में भी खेल रहे हैं, मगर अपना वो जो स्टाइल ऑफ नेचर ऑफ गेम है उसको चेंज करने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ। इसकी वजह से पाकिस्तान की जो विक्ट्री का ग्राफ लो होता जा रहा है। और उसके बाद सबसे जो इससे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये फिर अपनी जगह भी छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर आपने अपना नेचर ऑफ द गेम चेंज नहीं करना तो फिर अपनी प्लेसमेंट चेंज अपनी करें, अपने नंबर आप नीचे पर जाएं। आपके पास दूसरे हैं, उस्मान खान से ओपन करवा लें, हसीबुल्लाह खान को लास्ट आपने ट्राई किया था उससे ओपन करवा लें, साहिबजादा फरहान है उसको ओपन पे ट्राई कर लें, साइम अयूब है उसको ओपन पे ट्राई कर लें। अब देखिए कि इशू क्या आ रहा है कि आपके पास फखर जमान बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर था T20 का, उसने इसी वजह से अपना नंबर को शफल किया, वो नीचे चला गया, उसका सारा गेम चेंज हो गई।
اور اس میں اس کے کیریئر میں پھر رکاوٹ آنا شروع ہو گیا اور ٹیم سے اندر باہر ہونا شروع ہو گیا. اب سائم ایوب آپ کو ایک سیم چیز سائم کے ساتھ ہو رہی ہے نا کہ آپ اس میچ میں دیکھیں کہ بابر آؤٹ ہو گئے, اس کے بعد جب سائم آئے تو وہ رن ریٹ کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے تیز کھیلا. اب اتنا سامنے والے پہ پریشر آ جائے گا کہ ساری سکورنگ اسی نے کرنی ہے تو وہ تو ظاہر ہے ریش شاٹ بھی کھیلے گا. بالکل, اور پھر اس طرح آپ میچز نہیں جیت سکتے. آپ دیکھیں گے یہ پہلا ساؤتھ افریقہ سے میچ نہیں, آپ 20 میچز آسٹریلیا سے ہار کے آتے ہیں. وہاں پر آپ نے 117 آخری میچ میں کیا تھا, انہوں نے 11 اوور میں چیز کر لیا. آسٹریلیا نے 145 کیا تھا, وہ بھی آپ سے چیز نہیں ہوا. پہلے ون ڈے میں 92 کیا, وہ بھی آپ سے چیز نہیں ہوا. اور سیم اسٹائل آف دا گیم آپ کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں بڑی ٹیموں کے خلاف. تو اس طرح میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کھیلتے چلے جائیں گے